वेलकम बैक। आप सबसे पहले पाकिस्तान देख रहे हैं और एक मसला जो कि हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। हम जीते हैं अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, और हमारे फ्यूचर से जुड़ा है। हम जिस यूथ की बात करते हैं ना फराह, कि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में यूथ मौजूद है, उसके साथ हम कर क्या रहे हैं और आने वाले 10-15 सालों के बाद वो हमारे साथ क्या करेंगे, वो क्या होने वाला है, उसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी दुनिया चांद सितारों की बात कर रही है कि मार्स पे पहुंचना है और मरीख जो है उस पे कैसे, उससे आगे तक कैसे सफ़र करना है। हमारी हालत ये है कि 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे जो हैं, 44% पाकिस्तानी बच्चे वो कभी स्कूल गए ही नहीं, उन्होंने स्कूल का चेहरा ही नहीं देखा। जी, पता ही नहीं है उनको कि स्कूल होता क्या। और बदकिस्मती से इस मामले में भी ज्यादा तादाद लड़कियों की है। आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको बेहतरीन कौम दूंगा। और वो जो बच्चियां हैं वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर हैं। हाँ, और अगर हम अपने आईन पाकिस्तान की बात कर लें तो आर्टिकल 25A ये कहता है कि रियासत पाकिस्तान 5 से 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम मुहैया करने की जिम्मेदार है। ये वो बस कहता है, ये कहता है। और अगर आप पढ़ाने लगे ना बच्चों को, हमजा अभी तो जब आप जाओगे इस फेज में तो आपको लग पता जाएगा। आप यानी महीने का जो कमाते हैं उसका मेजर चंक आप स्कूल्स को दे देते हैं, क्योंकि स्कूल जो है वो प्राइवेट है, वहाँ पर ढेर फीस है। आपको बच्चे 16 साल की उम्र तक के जो FSC की स्टेज होती है तकरीबन, जहाँ पे बच्चा 16 साल कर रहा है या A लेवल, आपकी कमर दोहरी हो चुकी होती है और बच्चे अभी वहीं के वहीं होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंस है ये आपका, जो निकलना ही निकलना है फौरी। तो ये 2 करोड़ 80 लाख बच्चे जो हैं एक अंदाजे के मुताबिक आज भी स्कूल से बाहर हैं। यूनिसेफ के मुताबिक इस एज ब्रैकेट में पाकिस्तान में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे जो हैं ये दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। दुनिया में मतलब ये हम दूसरे नंबर पे वो मुल्क है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। इसके क्या नुकसान आते हैं हम सब जानते हैं कि गैर तालीम याफ्ता बच्चे जो हैं वो शऊर नहीं होगा उनके अंदर, कौन से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे, वो कौन से सिविक सेंस उनके अंदर आएगी, कौन सा एहसास जिम्मेदारी होगा। जब मुआशरे ने उन्हें कुछ नहीं दिया होगा तो हम उनसे किस तरह से मुतालबा कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुआशरे को एक अच्छा शहरी बनकर जो है वो कुछ एक और मसला ये है कि ये ज़्यादातर दूर दराज इलाकों का मसला है कि वहाँ पर बच्चे जाते ही नहीं है। एक तो स्कूल्स इतने दूर हैं, फिर वालिदैन कहते हैं कि हमारी तो इनकम इतनी नहीं है, हम इनको पढ़ा के क्या करेंगे। अच्छा, ये 25 साल तक पढ़ते ही रहेंगे, वो बेहतर है कि इनको निकाल के किसी काम में डालो और ये काम करके आज से कमाना शुरू करो। तो इस हवाले से बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर आयशा रज़ाकी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा कि पाकिस्तान जहाँ पहले ही 5 से 16 साल की उम्र के तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ऊपर से कोविड-19, तो हमारी तालीम की जो सूरत हाल है और बच्चों के जो हालात हैं स्कूल से बाहर रहने के, इसके बारे में आप क्या देखती हैं कि कैसे कोविड इफेक्ट करेगा, इस तादाद को मजीद नंबर बढ़ सकता है? थैंक यू वेरी मच फरा फॉर हैविंग मी। और एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपने बड़ा अच्छा शुरू में एक प्रीएम्बल जो बांधा है कि बड़ा ज़रूरी चीज़ है और हम सबकी ज़िंदगियों से लिंक्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा टॉक्ड अबाउट, ये उस तरह की चीज़ नहीं है जो जिसका मीडिया में बहुत ज़्यादा सुनने में आपको मिलता हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने पहले ही जो इम्पॉर्टेंट है वो बयान कर दी हैं। मेरे ख्याल में एक छोटा सा लैंडस्केप अगर मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता दूँ ताकि कम से कम देखने वालों को ये पता चल सके कि प्रॉब्लम है क्या और प्रॉब्लम कितने एक्सटेंट की है। तो वो आपने बिल्कुल कहा सही कि सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि आइन ने इस वक्त बच्चों को बेसिक राइट दे दिया है 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों को कि आपको ना सिर्फ फ्री बल्कि कंपलसरी और मयारी तालीम के लिए एक्सेस आपको होनी चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, अमीर हो गरीब हो, रूरल इलाके में रहते हों अर्बन इलाके में रहते हों, दैट शुडंट मेक अ डिफरेंस। ये पाकिस्तानी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हर बच्चे को तालीम मिलेगी, वो बच्चे स्पेशल नीड्स हो ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। उसके बावजूद हमारे पास इस वक्त 44% बच्चे 5 से 16 साल की उम्र तक के जिनको स्कूल में होना चाहिए, वो 44% बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं। सिर्फ 56% आपके स्कूल जा रहे हैं। जो जब आप आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बात करते हैं तो हम ना सिर्फ रीजन में अपने बाकी मुल्कों से पीछे हैं बल्कि हम पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे हैं। हमारे पास सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। नाइजीरिया हमसे आगे है सिर्फ। तो एक तो ये मसला है। इसके अंदर जाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ आपने जिक्र किया है कि पावर्टी इज़ बाय फार द बिगेस्ट फैक्टर। अगर आप गरीब हैं तो जाहिर है आपका रोटी कपड़ा मकान, बेसिक इश्यूज़ बेसिक नीड से आप निकलेंगे नहीं, तो आप हेल्थ एजुकेशन इस तरफ देर से आते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप कहाँ रहते हैं, आप पाकिस्तान में किस सूबे में रहते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। बलोचिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, फॉलोड बाय एक्स फाटा जो आपके न्यूली वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स
स्टेट्स हैं, उसके बाद सिंध आता है, उसके बाद पंजाब आता है, फिर केपी आता है, फिर AJK गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद आता है। सो जियोग्राफी मेक्स अ डिफरेंस। फिर उसके अंदर रूरल है, अर्बन है, लड़की है तो आप सबसे ज़्यादा आपके साथ आप हो सकता है यूर लाइकली टू बी आउट ऑफ स्कूल। दुरुस्त बात है। डॉक्टर आयशा, ये बताइएगा इस हवाले से कि ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि क्या ऐसे हालात में तालीमी एमरजेंसी लगा देनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा तालीमी एमरजेंसी लगी भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रियासत की जो जिम्मेदारी है, हमने आर्टिकल का जिक्र भी किया, रियासत कर क्या रही है वो बताएं। कुछ सोचा है रियासत ने, कोई पॉलिसीज बना रही है कि राग़िब किया जाए लोगों को, बच्चों को कि वो स्कूल्स में आए? हाँ, देखिए एजुकेशन इमरजेंसी तो बड़े सालों से, मेरे ख्याल में 2 डेकेड से तो मैं सुन रही हूँ कि एजुकेशन इमरजेंसी है। वो आई डोंट नो व्हाट दैट मींस ऑनेस्टली। मसला ये है कि आपके आउट ऑफ स्कूल बच्चे, तो आप सोचें ना, ये एक है जो आपके इन स्कूल बच्चे भी हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं। सो मैं आपको जो 2-3 चीज़ें आपका सवाल के जवाब पे ही आ रही हूँ, लेकिन उसमें ये जानना ज़रूरी है कि जो आपके इस वक्त मिलियंस ऑफ बच्चे, 56% वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, और उसके वेरियस इंडिकेटर्स हैं जो आपको एविडेंस के साथ बताते हैं कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक इंडेक्स बनाया है जिसको ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कहते हैं। उसके मुताबिक अगर आपका एक बच्चा प्री कोविड 2020 में पैदा हुआ है पाकिस्तान में एक बच्चा, तो वो जब तक 18 साल का होगा तो वो अपनी जो उसको जितना प्रोडक्टिव होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, वो उसका सिर्फ 41% प्रोडक्टिव होगा। उसकी वजह ये है कि आप ना उस बच्चे को तालीम दे रहे हैं, ना आप उसकी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, ना आप उसको कोई इकोनॉमिक और कोई अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ओनली 41% ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी वो रीच कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा हमारे मुल्क के लिए ये कहा जाता है कि अगर आप 4 साल की उम्र के अंदर स्कूलिंग शुरू करते हैं तो इट्स वेरी लाइकली कि 18 साल की उम्र तक सिर्फ आपने 9 साल स्कूलिंग के पूरे किए होंगे। इफेक्टिवली आप 9 साल स्कूल गए होंगे, 12 साल नहीं गए होंगे, और उसमें जो आपने लर्निंग की होगी ना वो 5 साल के बराबर होगी। और यानी कि आप 9 साल स्कूल गए हैं लेकिन आपको आता सिर्फ उतना है जितना आप 5 सालों में सीखते हैं। सो ये आपके स्कूल गोइंग बच्चों के हालात हैं, और ये आप रीजन में भी इन सब चीज़ों में सबसे पीछे हैं और आप दुनिया में भी सबसे पीछे हैं। आप जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो आपका ग्रुप बनता है, आप उनमें भी सबसे पीछे हैं। ठीक है। वर्ल्ड बैंक का एक और मेजर है लर्निंग पॉवर्टी के नाम से, कि 10 साल की उम्र तक एक बच्चे को रीडिंग आती है कि नहीं। आई एम सॉरी फॉर आई जस्ट कम टू द सॉल्यूशंस आल्सो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो कि लर्निंग पॉवर्टी का मतलब है कि 10 साल की उम्र तक आपको रीडिंग नहीं करनी आती। पाकिस्तान में प्री कोविड 75% बच्चों को 10 साल की उम्र तक सिंपल रीडिंग नहीं करनी आती थी, और अब वो फिगर 79% हो जाएगी। हुकूमत ने कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। कुछ अच्छी चीज़ें ये हैं कि हमारे पास ओवर द इयर्स जो 5 से 9 साल के बच्चे थे, यानी प्राइमरी स्कूल गोइंग बच्चे, उनकी तादाद काफ़ी बड़ी है। तो इस वक्त आपकी एनरोलमेंट नंबर्स आपको उसमें इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। नए स्कूल बने हैं, बच्चों को और किस्म की इंसेंटिवाइज़ किया गया है, एनरोलमेंट कैंपेन्स चली हैं। इसके अंदर वो डेवलपमेंट सेक्टर, डोनर सेक्टर जिसको हम कहते हैं, उसने भी काफ़ी आपको हेल्प आउट किया है। तो वो थोड़ा सा आपको उसके अंदर प्रोग्रेशन नज़र आई है। ऑफ कोर्स एक्सेस टू स्कूल, sorry, I'll let you. यही this was the issue I wanted to point out कि access to school, सरकारी स्कूल तो ख़त्म ही हो गए। कहाँ आपको सरकारी स्कूल नज़र आते हैं? वहाँ पर बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगे तो आप मुल्क में ही स्टैंडर्ड तालीम का जो है वो 2 है, एक प्राइवेट स्कूल्स का है, एक वो है जो सरकारी स्कूल का आप मीट नहीं कर सकते। तो क्या सोल्यूशन है? वालिदैन को क्या हल आप तजवीज़ करेंगी? जैसे मैं जिक्र कर रही थी, वालिदैन की कमर दोहरी हो जाती है 16 साल तक बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा, इसमें फ़र्क देखिए, जो हम जब अपने वो प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं ना, तो हम उन स्कूलों की बात कर रहे होते हैं जिनमें हमारे अपने बच्चे जाते हैं। सो द थिंग इज़ कि वो बहुत ही कम स्कूल्स हैं, वो 1% या 2% है पाकिस्तान का पॉपुलेशन का, जहाँ पे प्रोफेशनल्स या जो मिडिल इनकम ग्रुप में लोग हैं वो है। जो आपके जो प्राइवेट स्कूल ज़्यादा है ना, आपके तकरीबन मुल्क के अंदर इस वक्त अगर 3 लाख सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें से तकरीबन 1.25 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो उसमें जो बल्क है आपका वो लो इनकम लोगों के लिए है और लोअर मिडिल इनकम लोगों के लिए, यानी कि उनकी फ़ीस जो है या 1000 रुपये से कम होगी या 5000 रुपये से कम होगी। तो आप जिन स्कूलों की बात कर रही हैं ना, हाँ क्वालिटी का वहाँ पे भी इशू है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप ये देखें कि जो इससे नीचे जो बल्क ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन जिसका आपको इस वक्त सोचना चाहिए, वो तो इन स्कूलों में भी नहीं जा रही है। सो वो एक अलग मसला है। प्राइवेट स्कूल को बिल्कुल फैसिलिटेट इसलिए मैं कहूँगी करना चाहिए कि इस वक्त प्राइवेट स्कूल आपका जो मेजर चंक पॉपुलेशन का है उसको केटर कर रहे हैं। हुकूमत में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपके बच्चों को एक्सेस दे सके। इस वक्त अगर आप देखें तो प्राइमरी सतह के ऊपर शायद हुकूमत सबसे ज़्यादा एक्सेस दे रही है। जब आप मिडिल सेकेंडरी हायर सेकेंडरी पे जाते हैं तो बल्क ऑफ योर स्कूल्स आर योर प्राइवेट स्कूल्स। आप उसको आज निकाल लेंगे ना सेक्टर में से, तो आपके बच्चे स्कूल जाना वो नहीं जा सकेंगे, बिकॉज देयर जस्ट नॉट इनफ
अबाउट स्कूल्स। तो वो फीस का मसला है, वो सारे मसले हैं, लेकिन ये जो इवन हायर इनकम जो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को मैं क्या मशवरा दूंगी, टू बी ऑनेस्ट जो फॉर्चुनेट पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं, उनको मैं ये कहूँगी, कंसिडरिंग कि आजकल नई पॉलिसीज़, आपने सिंगल नेशनल करिकुलम का नाम सुना होगा, आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक ये बहुत बड़ा आजकल इशू बना हुआ है कि हुकूमत ने कह दिया है कि एक ही टेक्स्ट बुक सारे स्कूलों के अंदर नाफिज की जाएगी, गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक। तो अगर आपका बच्चा बीकन हाउस जाता है या रूट्स जाता है या कहीं और जाता है तो वो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक पढ़ेगा, वो अब बाहर की बुक्स नहीं पढ़ सकेंगे। प्राइमरी लेवल की अभी फ़िलहाल अगले साल की मैं बात कर रही हूँ। सो आई वांट पेरेंट्स टू नो द करंट पॉलिसी डिबेट। बिल्कुल ठीक है, करंट पॉलिसी पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। डॉक्टर आयशा रज़ा की बहुत ही आपका सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। यकीनन तालीम ही बच्चों के लिए और ख़ास तौर पे बच्चों को तो क्या, लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत अहम है। वो अपने बच्चों को कामयाब होता देखना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि बच्चों को क्या पढ़ाएं तो वो कामयाब हो सकें। हाँ, लेकिन इसके बारे में इन टच रहना बड़ा ज़रूरी है, जैसे वो कह रही थी। चूँकि वक्त की वजह से हम आगे मूव करते हैं और अपने एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो है उसका जिक्र करेंगे, जिसमें कि मौसम सरमा हम उसे इंजॉय करते हैं, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनसे कैसे बचना है, जिसमें ड्राई स्किन के साथ साथ बाल भी खुश्क और रूखे हो जाते हैं और फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा मसला है, इस पे ना मजीद हम बात नहीं करेंगे, आप सबका मसला है, आप सब हम दोनों से तो मेरे ख्याल है बहुत बेहतर इस पे बात कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर नासिर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया सर आप आए। बालों के साथ क्या होता है सर्दियों में, हम ऐसा क्या नहीं करते जो हमें करना चाहिए? हाँ, सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो डैंड्रफ, बिकॉज आप जो ह्यूमिडिटी है, जो आपका एनवायरनमेंट है वो बहुत ड्राई हो जाता है, तो आपकी स्किन और स्कैल्प फ्लेकी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो डैंड्रफ के बेसिकली दो कॉजेज़ हैं, एक फंगल इन्फेक्शन होता है और एक आपका ये जो स्किन की मॉइस्चर कम हो जाना है। तो कई लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, सिंपल एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज़ करते हैं, तो 50% से ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होती हैं जो कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और उनसे ट्रीट कराना चाहिए। वो क्रॉनिक हो जाती हैं फिर, जिस तरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्स, सिकरी गिर रही है, तो वो डेफिनेटली एक रेगुलर डैंड्रफ नहीं काउंट होता, उसके लिए मेडिकल एडवाइस ज़रूरी है। बट अदरवाइज़ अगर आपको जस्ट ड्यू टू सीजनल चेंज हो रहा है तो वो आप सिंपल ऑलिव ऑयल, कोई भी प्योर ऑयल जो हो, नॉट द कमर्शियल ऑयल्स, जो प्योर ऑयल है वो आप लगाएं, और देन यूज़ सम माइल्ड शैम्पू जिसका pH एल्कलाइन हो। एसिडिक जो होता है ना वो आपको और ज़्यादा डैंड्रफ क्रिएट कर देता है। ये सारा कुछ हम कहाँ से लें? मिल जाता है। एल्कलाइन शैम्पूज हैं, क्या एल्कलाइन शैम्पूज जिससे हमें पता चले कि ये शैम्पू हमारे लिए जी। सूटेबल। अब इतना ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि जो अच्छे स्टोर्स वगैरह हैं उन पे आपको केमिकल ऑर्गेनिक शैम्पूज मिल जाते हैं जिस पे लिखा होता है नो SLS, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो केमिकल्स। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत आप कह लें पॉइजनस हैं फॉर योर फॉलिकल्स। तो आई थिंक आम हमारे जो बड़े स्टोर थे उन पे अब ये एक रैक्स अलग होते हैं या एक शेल्फ अलग होती है जहाँ पे मिल जाता है आपको। तो डॉक्टर साहब बाल गिरते क्यों हैं? हम इतने परेशान रहते हैं कि बाल गिरते हैं, कुछ लोग गर्मियों में भी गिरना बंद नहीं होता। मेल्स और फीमेल्स का फ़र्क है। मेल्स में तो जेनेटिक है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी अगर दादा नाना की फैमिली में कहीं मेल कोई है तो आप यू आर डेस्टिन्ड टू गो बॉल्ड, ठीक है। फीमेल्स चांस नहीं है बचने का। फीमेल्स के अंदर कॉजेज़ जो हैं आइडेंटिफाइड हैं और वो ट्रीटेबल भी हैं। उसमें सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क में मसला है वो फेरेटिन की कमी है, सीरम फेरेटिन की कमी, और अनडिटेक्टेड है। बहुत लोग टेस्ट ही नहीं कराते। और एक और मिसकंसेप्शन है, अगर कोई टेस्ट करा भी ले तो वो अपना ब्लड आयरन लेवल चेक करता है, जो कि ट्रू इंडिकेटर नहीं है। आपको सीरम फेरेटिन का टेस्ट कराना चाहिए और वो अक्सर लोगों का या फीमेल्स का बहुत कम होता है, विच शुड बी अराउंड 80 फॉर हेल्दी हेयर। तो हमने एक स्टडी की थी, उसके अंदर एवरेज 90% फीमेल्स का जो टेस्ट था वो बिलो 50 था। तो एक तो फेरेटिन कॉज है, फिर थायराइड इश्यूज हैं, फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस फीमेल्स में होती हैं, PCO सिंड्रोम एक होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल ऊपर हो जाए। तो ये सारे कॉजेज़ आपको मैं तो ओपनली कहता हूँ कि आप टेस्ट करा के डॉक्टर के पास जाएं, प्रोलैक्टिन लेवल चेक करें, सीरम फेरेटिन चेक करें। विटामिन D3 बहुत कम है, विटामिन D3 से आपके फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। और कंपाउंड हो जाए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं कि फेरेटिन भी कम हो, विटामिन D3 भी कम हो, हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो, और ये इस तरह का कंपाउंड प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में। ठीक है, सोल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? फिर क्या सोल्यूशन इसका ये है कि आयरन ओरली एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है, और डाइट से आयरन को वो डोज जब आप डेफिशिएंट हो जाएं तो वो मुश्किल है। वो आपको IV आयरन ड्रिप लगवानी पड़ती है, ठीक है। वो अंडर डॉक्टर सुपरविजन होती है। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट, कोई जनरल प्रैक्टिशनर, कोई क्लिनिक के ऊपर जाके 1-2 घंटे लगते हैं। स्लो आयरन ड्रिप होती है, वो आपको साल में फिर 1-2 दफ़ा, एक दफ़ा आपको अगर फेरेटिन कम हो गया तो आपको मॉनिटर करना है एवरी 4-5 मंथ्स, क्योंकि दोबारा भी ड्रॉप होगा। तो IV आयरन साल में 1-2 दफ़ा ऐसे लोगों को, ऐसी फीमेल्स को जिनका फेरेटिन एक दफ़ा डिटेक्ट हो जाए कि वो कम है तो उनको लगवाना पड़ता है। ये PRP क्या है? बालों के लिए आप करवाएं, ज़रूरत होती है इसकी, इससे फ़ायदा क्या होता है?
देखें, PRP का आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि लोग एक किस्म का, जिस तरह हम कहते हैं ना, हर्ड मेंटेलिटी में PRP एक हाइप हुई भी है, कराए जा रहे हैं, और उससे कई लोगों को फ़ायदा होता है, कईयों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता, और बैड वर्ड ऑफ माउथ भी हो रहा है। उसमें बेसिक जिस तरह मैंने बताया कि अगर अब कोई फीमेल जा रही है जिसका फेरेटिन कम है, D3 कम है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, और PRP कराए जा रही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज बिल्डिंग ब्लॉक्स और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं फॉर हेयर रीजनरेशन वो आपके पास है ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो PRP विल नॉट वर्क। वंस आपके मेटाबॉलिक इश्यूज, आपकी डेफिशिएंसीज करेक्ट हो जाएं, then to recover the lost hair in females PRP works, but genetic baldness में PRP का कोई रोल नहीं in males। ठीक है, उसमें PRP can only make your hair grow little faster, make it little thicker, but new generation of hair नहीं कर सकता PRP, genetic baldness in males में। वो फिर ट्रांसप्लांट वो ट्रांसप्लांट है, उसकी सोल्यूशन ट्रांसप्लांट। बट फीमेल्स में इट्स इफेक्टिव प्रोवाइडेड कि आप अपने ब्लड टेस्ट करके अपने बेसिक हेयर हेल्थ के लिए जो हार्मोनल लेवल्स हैं और जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो पहले बैलेंस आउट कर लें, नॉर्मल लेवल्स पे ले आएं, फिर PRP करें। ट्रांसप्लांट के लिए कोई एज फैक्टर भी है? बहुत से लोगों के बड़ा जल्दी अर्ली हेयर लॉस हो जाता है, और फिर क्या देखना चाहिए किसी भी ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाने से पहले? अब तो हर नुक्कड़ पे जो है वो एक ट्रांसप्लांट खुला ये है। हमारी सोसाइटी में आप देखें, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं, डेंटिस्ट्री में और हर जगह ये क्वेकरी, एक जैसे कह लें आप, क्वेकरी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हेयर ट्रांसप्लांट भी उसी एक आप कह लें वेव में है कि उसमें भी मेल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। हेयर ट्रांसप्लांट कराते हुए आपको बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो कि डॉक्टर होना चाहिए जो भी कर रहा है, और उसके अलावा फिर हम कहते हैं क्वालिफाइड क्वैक्स भी हैं कि डॉक्टर हैं लेकिन वो उस चीज़ के अंदर क्वालिफाइड नहीं है और स्पेशलाइजेशन नहीं की हुई और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर जो बेसिक क्वालिफिकेशन हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल इवॉल्विंग फील्ड है, टीचिंग हॉस्पिटल्स में दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसमें एक अमेरिकन बोर्ड है, अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, उसकी वेबसाइट है abhrs.com। एक सोसाइटी है जो ट्रेन करती है, जो टीच करती है दुनिया में, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, उनकी अपनी वेबसाइट है ishrs.org। वहाँ पे जाएं, आप देखें कि डॉक्टर वहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसने मेंबरशिप ली हुई है, वहाँ पे उसने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, जिस तरह फ्लाइंग में होता है कि इतने नंबर ऑफ आवर्स आपने एयरक्राफ्ट को अंडर ट्रेनर फ्लाई करना है, तो इसी तरह इसके अंदर एक नंबर ऑफ मीटिंग्स हैं उस ISHRS की कि आपने कितनी मीटिंग्स अटेंड की हैं। वो मीटिंग्स बेसिकली ट्रेनिंग्स हैं और वो साल में एक दफ़ा होता है वो इवेंट, वो उसकी CME आवर्स होते हैं, तो वो होना चाहिए। फिर अमेरिकन बोर्ड सर्टिफिकेशन उसने ली है कि नहीं, क्योंकि जब आप ISHRS पे अपनी ट्रेनिंग और एजुकेशन कंप्लीट करते हैं देन यू बिकम एलिजिबल टू टेक द एग्जाम ऑफ अमेरिकन बोर्ड। उसका रिटन एग्जाम है, ओरल एग्जाम है, दे असेस योर स्किल्स। डॉक्टर साहब, आपने ना शुरू में एक बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि ऑयल लगाएं। जी। एक टाइम था जब आप ही लोग कहा करते थे कि तेल ना लगाएं, तेल से कोई फायदा नहीं होता, तेल तो कुछ इसमें नहीं है। अब बताएं कि तेल मैं लगाना शुरू से चाहिए, कह रहा हूँ कि ऑयल इज गुड फॉर फीमेल्स एंड फॉर एनी काइंड ऑफ हेयर लॉस विच इज नॉट जेनेटिक। अच्छा, ठीक। बट हम मिसकंसेप्शन हो जाती है कि जेनेटिक वाले जो लोग हैं, जो मेल्स हैं, यंग मेल्स हैं, जिनकी फैमिली में कहीं ना कहीं दादा, नाना, ताया, चचा, मामू बॉल्ड हैं, उनको तेल लगाने से बालों को कोई फायदा नहीं होगा। गंज भी करवाते रहे बचपन में, कुछ नहीं होगा। तो माँ बाप जो गंज करवा देते हैं ना, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, मेरी वालदा ले जाती थी, हम सारे तीनों भाइयों का जो है ना गंज करवा देती थी, तो बच्चों पे ये जुल्म ना करें कि बच्चों की छुट्टियां जो है वो खराब गुजरें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमें एजुकेट किया इस हवाले से। और कोई नहीं है, अगर आपके बाल गिर जाते हैं मर्दों के, आपने PRP करवा लें या ट्रांसप्लांट की तरफ चलते हैं। हाँ, लेकिन अच्छी ग़िज़ा के साथ और अच्छे अपने जिसे कहना चाहिए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के ऊपर नज़र रखते हुए, जैसे बताया सीरम फेरेटिन अगर आपका कम है, विटामिन D3 है, तो इन तमाम चीज़ों पर तो नज़र आप रख सकते हैं। सेहत बेहतर होगी तो बाल भी बेहतर होंगे, स्किन भी बेहतर होगी, और अदरवाइज आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं जिनके पास जाके आप अपने बालों के मसाइल हल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।